दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं ऑफ़िशियल ड्रेसर का जो सिलेबस है उसके टॉपिक वाइज़ जो है वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूं। इसी क्रम में हमारा जो अभी का टॉपिक जो चल रहा है, पिछले 2 वीडियोज़ जो है मैंने ड्रेसिंग एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और केमिकल सॉल्यूशन पे जो है अपलोड किया है। और अभी तक जो है लगभग 200 क्वेश्चंस जो है इसमें हम कवर कर चुके हैं। तो आज जो है बाकी के 100 क्वेश्चंस लेंगे और इसी तरीके से जो है 100 क्वेश्चन कर के जो है इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि ये टॉपिक जो होने वाला है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इस टॉपिक को प्रॉपर्ली कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार-बार जब तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं इस पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। चलिए सीधा चलते हैं अब क्वेश्चंस पे। हाँ, तो साथियों जैसा कि आप क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे 200 क्वेश्चंस तक हमने पिछले वीडियोज़ में कवर कर लिया है। तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं हम 201 से 201 क्वेश्चन नंबर देखेंगे और यहाँ से जो आगे 100 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस एक साथ कवर नहीं किया जा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चलिए, तो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ पे कॉर्सेप लिख रखा है, तो थोड़ा-सा इस बुक में दिक्कत भी है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं, जो समझाने लायक क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं उसको बताता चलता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से याद करना है। तो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स होता क्या है? किस लिए यूज़ होता है वो? तो ये पकड़ने के लिए यूज़ होता है। स्पंज होल्डिंग कॉर्पस फोर्सेप्स का उपयोग स्पंज को पकड़ने के लिए किया जाता है। अच्छा, स्पंज क्या होता है? जब ओटी में या ड्रेसिंग में जब ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा होता है तो ब्लड को सोखने के लिए जो गॉज़ का बड़ा टुकड़ा जो यूज़ होता है उसको हम स्पंज बोलते हैं। चलिए 201 लिफ्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो लिफ्टर का उपयोग उठाने के लिए किया जाता है या एक शल्य चिकित्सा उपकरण जिसका उपयोग हड्डियों और अन्य को उठाने के लिए किया जाता है। लिफ्टर मतलब उठाना, आपको वैसे भी इंग्लिश वर्ड है तो आपको समझ में आ गया होगा। ड्रेसिंग टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ड्रेसिंग टेबल मैंने एक जब ड्रेसिंग रूम में लेके गया था तो मैंने ड्रेसिंग टेबल आपको दिखाया था। तो ड्रेसिंग टेबल जो है ड्रेसिंग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ग्लव्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ग्लव्स का उपयोग संक्रमण से बचने के लिए किया जाता है। स्टेराइल ग्लव्स जो हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि संक्रमण होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सर्जिकल नीडल, ठीक है, का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सिलने के लिए किया जाता है। ये पता है सबको कि सर्जिकल नीडल जो होता है, नीडल से ही जो है सिलाई करते हैं। चलिए 206 देखते हैं कि डिस्पोजेबल सिरिंज कितने सीसी की होती है? ठीक है, तो इसका जो है उपरोक्त सभी है। 2 सीसी की भी होती है, 5 सीसी की भी होती है और 10 सीसी की भी होती है। ठीक है, 2 ml, 5 ml और 10 ml। इसके बाद चलिए, ड्रेसिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले लोशन और अन्य सामग्रियों में क्या शामिल होता है? तो अन्य सामग्रियों में जीवाणु रहित लोशन शामिल होता है, एंटीसेप्टिक लोशन ये भी शामिल होता है, गॉज़ जो है ये भी शामिल होता है और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कॉटन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कॉटन का उपयोग जो है साफ़ करने के लिए किया जाता है और गॉज़ के ऊपर लगा करके उससे जो है कोई भी अगर ज़ख्म है तो उसमें अगर कहीं पे अगर चोट लग जाए, मतलब ज़ख्म होने के बाद भी अगर कहीं पे लग जाए तो स्पंजी बनाता है ताकि जो है घात और ज़्यादा ना बढ़े। चलिए 209, पेपर एडेसिव टियर बैंडेज लोशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पट्टी चिपकाने के लिए जो है किसका? पेपर एडेसिव या टियर बैंडेज। अच्छा, इसमें एक और वर्ड यूज़ होता है, पेपर एडेसिव हो गया, इसके बाद प्लास्टर भी बोलते हैं उसको, जो बहुत ही ज़्यादा चिपकता है, बेसिकली जो है येलो कलर का, येलो रेड कलर का जो होता है वो। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बैंडेज कितने इंच की होती है? तो बैंडेज जो है 2 इंच की भी होती है, 4 इंच की भी होती है और 6 इंच की होती है। यही 3 प्रमुख बैंडेज हैं। तो ये 2 इंच, 4 इंच और 6 इंच का ही आपको याद रखना है। नॉर्मल सलाइन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो घाव को क्लीन करने के लिए जो है नॉर्मल सलाइन का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आयोडीन शोषण। आयोडीन लोशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आयोडीन लोशन का उपयोग जो है संक्रमण से बचाने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, सर्जिकल धागा, सर्जिकल थ्रेड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सिलाई करने के लिए उसी थ्रेड से जो है सिलाई करते हैं। बेबी ऑयल और लोशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये जो है त्वचा को मुलायम रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हैंड टॉवल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हैंड टॉवल का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? सुखाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शल्य चिकित्सा सर्जरी किस प्रकार का विज्ञान है? तो शल्य चिकित्सा जो है वो शरीर की रचना और शरीर की क्रिया विज्ञान दोनों है। आगे चलते हैं, शल्य चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शल्य चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य जो है जीवन को बचाना है और दर्द और विकलांगता को दूर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, शल्य चिकित्सा में किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया होता है? तो शल्य क्रियाओं में जो है चीरा लगाना और एस्पिरेशन दोनों प्रयोग में आता है। शल्य क्रिया में चीरा लगा करके ही चीज़ें ठीक की जाती है। इसके बाद है 219 में शल्य चिकित्सा के दौरान किन अंगों को नया आकार दिया जाता है? तो स्वास्थ्य और खराब दोनों अंगों को जो है नया आकार दिया जाता है। इसके बाद है 220, किसी भी शल्य चिकित्सा क्रिया के लिए किन सिद्धांतों का होना आवश्यक है? तो केवल ऑपरेशन के लिए योजना, केवल रक्तस्राव रोकना, केवल घाव भरना
ऑपरेशन के लिए योजना, रखरखाव, और ये सारी चीज़ें जो है किसी भी शल्य क्रिया का जो है पार्ट है। इसके अलावा साथियों, अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है इंपॉर्टेंट और मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसको कमेंट सेक्शन में आपको बता सकूं। चलिए आगे चलते हैं। शल्य चिकित्सा को ऑपरेशन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? समय की पाबंदी और स्वच्छता दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। सफल और सुरक्षित शल्य कार्य किन तत्वों पर निर्भर करता है? तो वो करता है उपकरण और समुचित निर्जतुकरण। निर्जतुकरण मैं समझ नहीं पाया हिंदी में। सफल और सुरक्षित शल्य कार्य उपकरण और समुचित निर्जतुकरण पर निर्भर करता है, उपकरणों की गुणवत्ता और शल्य चिकित्सा के दौरान संक्रमण से बचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे निर्जतुकरण का जहाँ तक मुझे मतलब समझ आ रहा है कि एक तरीके से जो ऑटोक्लेव्ड होना चाहिए, सारा चीज़ स्टेराइल होना चाहिए। आगे चलते हैं। शल्य कक्ष ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो ये जो होनी चाहिए साफ, ठंडा और वातानुकूलित होनी चाहिए ताकि ना तो सर्जन्स जो वहाँ पे जो भी स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी करने में दिक्कत नहीं है और पेशेंट भी कंफर्टेबल रहे। चलिए आगे चलते हैं। शल्य चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शल्य चिकित्सा का जो मुख्य उद्देश्य है वो जीवन को बचाना और दर्द कम करना शल्य चिकित्सा का मुख्य जो है कार्य है। शल्य चिकित्सा के दौरान अंगों को नया आकार दिया जाता है, तो स्वास्थ्य और खराब दोनों अंगों को। ये पहले क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसमें। इसके बाद है हेमोस्टेटिस। ठीक है, हेमोस्टेटिस का क्या अर्थ है? तो ये है रक्तस्राव को रोकना। ठीक है, हेमोस्टेसिस मतलब रक्तस्राव को, रक्त अगर कहीं से बह रहा है उसको रोकना को हेमोस्टेसिस बोलते हैं। चलिए, शल्य चिकित्सा के लिए किन सिद्धांतों का होना आवश्यक है? तो शल्य चिकित्सा के लिए ऑपरेशन के लिए योजना, रक्तस्राव रोकना और घाव का भरना, सारी चीज़ें जो है आवश्यक है। इसके बाद है 228। शल्य चिकित्सा को प्रत्येक क्रिया में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो उसमें शांति और आत्मविश्वास पूर्वक ऑपरेशन करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं 229 पे। तो शल्य कक्ष ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करने वाले लोगों को क्या पहनना चाहिए? तो ऑपरेशन थिएटर में जो भी जाते हैं एंटर करने से पहले सारे ड्रेसेस चेंज किए जाते हैं, अंदर के सारे कपड़े उतारे जाते हैं और जो ओटी ड्रेस है वो पहनना चाहिए, ओटी के ही चप्पल पहनने चाहिए। तो इसमें जो विशेष कपड़े खाली दिया गया है बाकी मैंने आपको समझा दिया। शल्य कक्ष को स्वच्छ रखने का मुख्य कारण क्या है? तो संक्रमण को रोकना इसका मुख्य कारण है। बेसिकली कपड़े इसीलिए चेंज किया जाता है कि बाहर के कपड़ों में जो इन्फेक्शन है वो ओटी के अंदर ना जाए। ओटी रूम के बाहर ये चेंजिंग रूम बना होता है, वहीं पे जो है आपको अपने कपड़े उतारने होते हैं और ओटी का कुर्ता पजामा जो होता है वो पहनना होता है। और चाहे पेशेंट हो, पेशेंट को भी ओटी ड्रेस चेंज करवाने के बाद ही ओटी में प्रवेश दिया जाता है। 231। शल्य कक्ष में किस प्रकार की रोशनी होनी चाहिए? तो शल्य कक्ष में जो है प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों होनी चाहिए, हालांकि अब पॉसिबल नहीं है प्राकृतिक, तो कृत्रिम रोशनी जो है अच्छी होनी चाहिए जिससे सब कुछ साफ साफ दिखे। शल्य कक्ष में उपयोग उपकरणों को कैसे रखा जाता है? तो जीवाणु रहित ढंग से रखा जाता है, बिल्कुल ऑटोक्लेव्ड स्टेराइल रखा जाता है। शल्य कक्ष में उपकरणों को रखने के लिए किस प्रकार के मेज का उपयोग किया जाता है? तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टेबल जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है। जब आप ओटी में घुसेंगे, एक तो ओटी टेबल जिस पे पेशेंट लेटा होता है, इसके अलावा साइड में छोटे छोटे टेबल लगे होते हैं। उनका मुख्य कार्य क्या होता है? इन पे सारे इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं जो जो उस शल्य क्रिया में यूज़ होने वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि शल्य कक्ष ऑपरेशन थिएटर को संक्षिप्त रूप में क्या कहा जाता है? तो ओटी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ओटी के भी प्रकार होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एमओटी होता है, ठीक है, एमओटी बोलते हैं मेन ओटी को, और एक होता है माइनर ओटी। ठीक है, माइनर ओटी। तो एमओटी और एमओटी दोनों का फुल फॉर्म वही है, लेकिन माइनर ओटी और मेन ओटी बोला जाता है। आगे चलते हैं। शल्य कक्ष में ऑपरेशन के बाद क्या करना चाहिए? तो शल्य कक्ष में ऑपरेशन के बाद उसे साफ करना चाहिए। ठीक है, शल्य कक्ष में हवा को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? तो इसका जो है एसी लगा होना चाहिए, एयर कंडीशनिंग लगा होना चाहिए ताकि वेंटिलेशन रहे। इसके अलावा ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बार आप ध्यान देंगे कि ऑपरेशन के बाद क्या करना चाहिए। जैसे इसमें सीधा आंसर दे देगा साफ़ करना चाहिए, तो साफ़ कैसे किया जाना चाहिए? सबसे पहले जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो जो है ओटी टेबल पे जो ब्लड वगैरह इधर उधर जो भी होता है सब ब्लड जो है कपड़े से जो है साफ़ किया जाता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट केस लगाने से पहले या किसी किसी ओटी में हर शाम को जब केस सारे ख़त्म हो जाते हैं तो फिमिगेशन किया जाता है। फिमिगेशन के माध्यम से जो है पूरे शल्य कक्ष को जो है एक तरीके से कीटाणु मुक्त किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। शल्य कक्ष में उपकरणों को कैसे विसंक्रमित किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? धोकर, उबालकर, भाप से, सभी ये सारे ही जो है एक तरीके से कीटाणु मुक्त करने के जो है तरीके हैं। शल्य कक्ष में काम करने वाले लोगों को क्या पहनना चाहिए? तो इसका सभी बता चुका हूँ मैं, साधारण कपड़े, विशेष कपड़े, मास्क और टोपी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने बोला बुक में कुछ गलतियाँ हैं, क्वेश्चन गलत है। साधारण कपड़े नहीं और सभी इसका आंसर नहीं होगा, विशेष कपड़े जो ओटी के ही होते हैं वही पहनने चाहिए। चलिए 239। शल्य कक्ष में कौन से उपकरण नहीं होने चाहिए? तो शल्य कक्ष में गंदे उपकरण नहीं होने चाहिए। गंदे उपकरण अगर हैं तो उनको वॉश करके तुरंत जो है ऑटोक्लेव के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद है शल्य क्रिया के बाद मरीज को कहाँ रखा जाता है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओटी के बाद जो है सबसे पहले पोस्ट ऑप वार्ड होता है, पोस्ट ऑप प्री ऑप के बाद जो है ओटी के बाद जो है रिकवरी और पोस्ट ऑप।
तो इसमें जो है इसका आंसर जो घर पर नहीं, शल्य कक्ष में नहीं, रिकवरी कक्ष में रखा जाता है। ओके, चलिए रिकवरी जहाँ पे 24 आवर्स के लिए मैंने बताया था कि जहाँ पे पेशेंट को ओटी के बाद रखते हैं। इसके बाद है शल्य कक्ष में किस प्रकार की हवा होनी चाहिए? तो सामान्य हवा होनी चाहिए, कंफर्टेबल, कंफर्ट हो जहाँ पे, ठंडी, गर्म, सामान्य, नियंत्रित। तो यहाँ पे ये जो आंसर है नियंत्रित हवा होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। चलिए आगे जो है शल्य कक्ष के बाहर आने पर क्या पहनना चाहिए? तो शल्य कक्ष के बाहर आने पर जूते पहनने चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, शल्य कक्ष के बाहर जब आप आ गए तो आप अपने घर के कपड़े पहन सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा गलत ही लग रहा है, जूते चप्पल विशेष कपड़े ऐसा कुछ नहीं है। जो आप घर से पहन के आए, कई बार मैं ड्यूटी जाता हूँ तो चप्पल पहन के जाता हूँ, तो चप्पल भी बाहर उतार देता हूँ, जूते पहन के जाता हूँ, जूते भी बाहर उतरे होते हैं, क्योंकि वहाँ का ड्रेस और चप्पल सब ओटी का अंदर अलग होता है। ओटी में रोगियों को क्या दिया जाता है? तो ओटी में रोगियों को वैकल्पिक उपचार, दवा, खाना पानी नहीं दिया जाता, दवा भी नहीं दी जाती। वैकल्पिक उपचार में हार्ट सलाइन वगैरह जो चढ़ाए जा सकते हैं। इसके बाद शल्य कक्ष में किस प्रकार की सतह होनी चाहिए? तो शल्य कक्ष में जो है चिकनी, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल चिकनी भी नहीं होनी चाहिए। तो खुरदुरी, सूखी, जो नॉर्मल है, जिसमें फिसलन नहीं हो, उस टाइप की होनी चाहिए कि फिसले ना, क्योंकि कई बार पेशेंट को उठाना पड़ता है जब ओटी टेबल से स्ट्रेचर पे शिफ्ट करते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा फिसलन तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो चिकनी सतह होने की मुझे नहीं लगता। आगे चलते हैं, शल्य कक्ष में किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए? तो इसका जो है शांत, शोरगुल वाला, गर्म ठंडा, तो शांत माहौल होना चाहिए, कोई अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। हालांकि जब पेशेंट ज़्यादा सिक हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो थोड़ी अफरा तफरी मची जाती है। इसके बाद है शल्य कक्ष में किस प्रकार की रोशनी होनी चाहिए? तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऊपर मैं बता चुका हूँ, शल्य कक्ष में आवश्यकता अनुसार रोशनी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आवश्यकता अनुसार, ये आंसर सही है। इससे पहले सेम ही क्वेश्चन जब रिपीट हुआ था उसमें लिखा गया था कि प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों होनी चाहिए, जो कि अभी के टाइम में प्रैक्टिकल नहीं है वो, क्योंकि बिल्डिंग्स जब बनती है तो कोई ज़रूरी नहीं है ओटी में प्राकृतिक रोशनी पहुँचे। अच्छा, शल्य कक्ष में किस प्रकार के उपकरण होने चाहिए? तो जीवाणु रहित होने चाहिए। ठीक है, शल्य कक्ष में किस प्रकार के लोग होने चाहिए? तो प्रशिक्षित लोग होने चाहिए, जरूरी है, कोई केवल डॉक्टर नहीं होते सब। अब मैं ओटी का थोड़ा सा बता दूं कि स्टाफ में क्या क्या होता है। सबसे पहले एनेस्थेटिस्ट, जो ओटी के सर्वोसर्वा हुए, जिसको कि क्या नाम है, बेहोशी के डॉक्टर भी बोलते हैं। इसके बाद जिस डिपार्टमेंट का केस है, चाहे वो ईएनटी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, या फिर गायनी का, तो उसके सर्जन्स होते हैं। उसके जस्ट नीचे आइए तो एनेस्थेटिस्ट के साथ जो है ओटी टेक्नीशियंस होते हैं। उनका कार्य क्या होता है? वो उनका कार्य होता है कि जो एनेस्थीसिया देने वाली जो भी दवाई है, या फिर अगर किसी को क्या नाम है, वेंटिलेटर पे डालना है, या जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो है ओटी टेक्नीशियन की सहायता से एनेस्थेटिस्ट करते हैं, कि जैसे कि बेहोश करने का जो भी प्रोसीजर होता है। इसके बाद नर्सेज होती है। नर्सेज क्या करती हैं? नर्सेज का कार्य होता है सर्जन्स के साथ केस को असिस्ट करवाना, जो सारे इंस्ट्रूमेंट पकड़ाती हैं और हेल्प करती हैं सर्जन्स की। इसके अलावा वार्ड बॉय होते हैं, जो पेशेंट को लाने में और शिफ्ट करने में मदद करते हैं। इसके बाद ड्रेसिंग अगर हो जाती है तो कई बार ड्रेसिंग जो है वार्ड बॉय ही करते हैं, अच्छी कॉम्प्लिकेटेड ड्रेसिंग है तो क्या नाम है, सर्जन खुद करते हैं। और कई जगह जो है ड्रेसर की ड्यूटी ओटी में लगाई जाती है, तो जब केस खत्म हो जाता है तो ड्रेसर जा करके उसकी ड्रेसिंग करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शल्य कक्ष में कितने प्रकार के दल होते हैं? तो कितने प्रकार के दल होते हैं? शल्य कक्ष में 2 प्रकार के दल होते हैं, स्क्रबिंग स्टाइल टीम और नॉन स्क्रबिंग स्टाइल टीम। अच्छा चलिए, अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से स्टाफ होते हैं भाई, एनेस्थेटिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, नर्सेज, सर्जन्स, और इसके बाद जो है वार्ड बॉयज़ और सफाई कर्मचारी। अब इसमें दल जो पूछा गया, ये दल भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। 2 तरीके के दल होते हैं, एक होते हैं स्क्रबिंग स्टाइल टीम और नॉन स्क्रबिंग स्टाइल टीम। अच्छा, स्क्रबिंग स्टाइल टीम क्या होता है कि जब ओटी स्टार्ट होता है, ठीक है, तो अगर जो भी पेशेंट को टच करेगा स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, जैसे वार्ड बॉय ने शिफ्ट कर दिया, अभी तक स्टाइल होने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद क्या होगा कि सबसे पहले एनेस्थेटिस्ट जो है सीवीपी लाइन डालेंगे, जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा के उसको बेहोश करना है, जैसे जनरल एनेस्थीसिया, या फिर क्या नाम है, दूसरा एक और एनेस्थीसिया होता है, वर्ड नहीं आ रहा अभी मुंह पे वीडियो बनाते टाइम, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले हैंड वॉश पूरा कोहनी से लेकर के हाथ तक पूरा जो है साबुन से अच्छे से जो है वॉश होंगे। इसके अलावा जो सर्जन ऑपरेशन करने वाला है वो भी पूरा हैंड वॉश करेगा अच्छे से। इसके बाद जो है आपका क्या नाम है, जो नर्सिंग स्टाफ है, स्टाफ नर्स जो है, वो भी अपने हाथ को पूरे अच्छे तरीके से स्टराइल करेंगी। रीज़न क्या है इन तीनों का? ये तीनों डायरेक्ट जो है टच में आएंगे पेशेंट के, तो अगर वो अच्छे से स्टराइल नहीं होते तो वही स्क्रब किसको बोलते हैं? स्क्रबिंग स्टाइल। तो स्क्रबिंग स्टाइल उसी को बोलेंगे जो अच्छे से प्रॉपरली जो है पहले हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश करने के बाद एक ड्रम होता है, ड्रम को कोई और खोलेगा जो नॉन स्क्राइब है, जिन्होंने अपने हाथ वाथ नहीं धोए हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने ग्लव्स तो उन्होंने भी पहन रखे होंगे, लेकिन इतने अच्छे से उन्होंने स्क्रब नहीं किया होगा अपने आप को। वो खाली डब्बा खोलेगा, उस डब्बे में से जिस बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से, जो स्क्रब वाला बंदा है, वो ड्रम में जो है हाथ डाल करके जो है एक अपना जो है गाउन उठाएगा। वो गाउन प्रॉपरली ऑटोक्लेव होगा, वो गाउन आगे से जो है हाथ डाल करके पहन लिया जाएगा। तो अगर गाउन भी पेशेंट को कहीं पे भी टच होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो भी जो है स्टराइल होगा, ठीक है।
तो उस जब वो ग्लव्स पहन लिए तो सबसे पहले क्या नाम है उसने हाथ धोया, हाथ धोने के बाद क्या नाम है गाउन पहना प्रॉपरली, जो कि बिल्कुल हत्थे तक का होता है। इसके बाद जो है ग्लव्स उठाया, ग्लव्स उठाएंगे वो भी ग्लव्स जो है प्रॉपरली, क्योंकि ग्लव्स का कवर जो है वो स्टराइल नहीं होता। तो जो नॉन स्टराइल आदमी है, ठीक है, नॉन स्क्रबिंग आदमी है, वो ग्लव्स को बीच में से खोल करके, ताकि जो स्टाइल आदमी है वो आराम से बीच से उसको पकड़े, और पकड़ने के बाद जो है उसको खोल करके जो है, ताकि ग्लव्स का अंदर का पार्ट भी बिल्कुल स्टाइल रहे, वो पहनेगा। और पहनने के बाद जो है ओटी स्टार्ट होगा। तो दो दल यहाँ पे हो गए, कौन कौन से? नर्सेज जो बिल्कुल स्क्रब हुई है, साफ कर करके जो है उन्होंने भी गाउन पहना है। इसके बाद जो है नर्सेज के बाद आपका क्या नाम है सर्जन और एनेस्थेटिस्ट। इसके अलावा जो दल होगा इसको बोलेंगे स्क्रबिंग स्टाइल टीम, और जो नॉन स्क्रबिंग में खड़े हैं ओटी टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, और इसके बाद आपका ड्रेसर, अगर बाद में ड्रेसिंग करनी है तो ये सारे लोग जो हो गए वार्ड बॉय, ये सारे लोग नॉन स्क्रबिंग हो गए। तो अगर हेल्प चाहिए होती है तो ये लोग भी स्क्रब कर लेते हैं। तो स्क्रब का मतलब आपको समझ जाना है, हाथ को अच्छे से धोना और प्रॉपरली जो है स्टेलाइजेशन का जो मेथड होता है उसको यूज़ करना। जो उसमें होते हैं, उस हालात में होते हैं, उसे स्क्रबिंग स्टाइल टीम बोलते हैं, और जो नहीं होते उसको नॉन स्क्रबिंग स्टाइल टीम बोलते हैं। बहुत थोड़ा सा डीप समझा दिया मैंने, आशा करता हूँ समझ में आ गया, और आना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, घुमा फिरा के आ सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा डीप समझा दिया। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट आप ज़रूर करें, मेरा मोटिवेशन होता है और मेरा मन करता है वीडियो बनाने का। आपने नोट किया होगा, जैसे ही मैंने सेकेंड लास्ट वीडियो जब डाला तो उस पर अच्छी खासी 48 मिनट की वीडियोस थी, तो उस पर 1001 के आसपास व्यूज़ आए, अच्छे कमेंट आए, तो मैंने सेकेंड वीडियो तुरंत ही डाल दिया। और उस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आए नहीं, तो मुझे ये इस वीडियो को शूट करने में टाइम लग गया, क्योंकि मोटिवेशन नहीं होता तो आदमी का काम करने का, कार्य करने का मन नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं। 250 स्क्रबिंग स्टाइल टीम में कौन शामिल होते हैं? अच्छा चलिए, अब मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को मैंने देखा नहीं था, मैं आपको ऑलरेडी ऊपर समझा चुका हूँ, अब आप इसका आंसर दीजिए। तो उसमें क्या मुख्य शल्य चिकित्सक शामिल होगा, सहायक शल्य चिकित्सक शामिल होगा, शल्य कक्ष टेक्नीशियन शामिल होगा, उपरोक्त सभी शामिल होंगे? तो इसका डी जो आंसर है, ये डी आंसर नहीं होगा, ठीक है। डी आंसर होगा, क्यों? क्योंकि हालांकि ओटी टेक्नीशियन स्टाइल नहीं होते, ठीक है, कुछ केसेस में होते हैं, कुछ केसेस में नहीं होते। तो हालांकि ये एक ऑप्शन गलत है, लेकिन क्योंकि मुख्य शल्य चिकित्सक और सहायक शल्य चिकित्सक दोनों शामिल हैं, तो दो आंसर लगाने, इसलिए उपरोक्त सभी इसका हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नॉन स्क्रबिंग स्टाइल टीम में कौन शामिल होगा? तो इसमें है पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, साइटोलॉजिस्ट, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो अच्छा, अभी तक मैंने वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, ये सब चीज़ें मैंने समझाया था। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये लोग कहाँ से आ गए? ये जो बात हो रही है ना, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात हो रही है। एम्स जैसे संस्थान जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि ओटी में पैथोलॉजिस्ट की भी ड्यूटी होती है कि कोई टुकड़ा लेना है कोई टेस्ट का, साइटोलॉजिस्ट की भी ड्यूटी होती है, रेडियोलॉजिस्ट की ड्यूटी क्या होती है कि इंस्टेंट जैसे औरतों के केस चल रहे हैं तो फटाफट से जो है सीआम मशीन के से जो है फटाफट से एक्सरे लेते रहें। तो ये चीज़ें सुपर स्पेशलिटी की आ गई। हालांकि मोस्टली में जो मैंने स्टाफ बताए उतने ही होते हैं, और सर्जन ही पैथोलॉजिस्ट का काम कर लेते हैं, कोई टुकड़ा निकालना वही निकाल लेते हैं। तो चलिए, ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है कि ये आंसर आ सकता है, ठीक है। इसके बाद है, ये सारे कौन से होंगे? नॉन स्टाइल होंगे। ऑपरेशन के लिए निर्देश, डायरेक्शन फॉर ऑपरेशन टीम में क्या शामिल है? तो इसमें जो शामिल है, घाव सड़क कटौती दस्ताने टीम के सभी सदस्यों को पहनना चाहिए, बिल्कुल सब पहनेंगे, मैंने बताया था। हाथ और अग्रबाहु को साफ रखना चाहिए, हाँ सब करते हैं मोस्टली। ऑपरेशन के पूर्व सर्जिकल टीम को विक संक्रमित क्षेत्र, स्ट्राइल एरिया को साबुन से साफ करना चाहिए, उसी को स्क्रब बोलते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो गया। साथियों, समझाने वाले और भी होंगे, यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ अवेलेबल होगा, लेकिन मैं इसको अच्छे से इसलिए समझा पा रहा हूँ, और मुझे लगता है मैं बिल्कुल करेक्टली समझा रहा हूँ, क्योंकि ये लाइफ मैं जी चुका हूँ और कर चुका हूँ ओटी में काम। चलिए आगे चलते हैं। शल्य चिकित्सा उपकरणों को कैसे जीवाणु रहित किया जाता है? तो ऑटोक्लेव या उबलते हुए पानी में। जीवाणु शोधन विसंक्रमण, स्टेरिलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य जो उपकरणों को जीवाणु रहित करना। ये सब इतना समझाने वाला है नहीं। विसंक्रमण के कितने तरीके होते हैं? तो डिसइंफेक्शन के कितने तरीके होते हैं? तो इसके जो है सी इसका आंसर है, 3 होते हैं, रासायनिक तरीका, भौतिक तरीका और विकरण तरीका, ठीक है। आगे चलते हैं। विसंक्रमण रोगाणु शोधन डिसइंफेक्शन के तरीकों में क्या शामिल है? तो रासायनिक और भौतिक दोनों विधियां शामिल हैं। शल्य कार्य में विसंक्रमण का क्या महत्व है? तो शल्य कार्य में विसंक्रमण का जो है संक्रमण से बचाव और रोगी की सुरक्षा। इसके बाद शल्य चिकित्सा उपकरणों, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को कितने समय तक उबालते हुए पानी में रखना चाहिए? तो 5 मिनट तक रखना चाहिए। इसके बाद है शल्य चिकित्सा उपकरणों, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को किस प्रकार साफ करना चाहिए? तो किस प्रकार साफ करना चाहिए? 3 विधियाँ, रासायनिक, भौतिक और इसके बाद ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव का कैसे करना चाहिए? आगे इसका आंसर देखते हैं। तो बी इसका आंसर है। बी आंसर क्या है? साबुन और ब्रश से। शल्य चिकित्सा उपकरणों को साबुन और ब्रश से साफ़ करना चाहिए? नहीं, ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन फिर गलत है। वॉश करना चाहिए, पानी से अच्छे से वॉश किया जाता है, वॉश करने के बाद जो है उसको ऑटोक्लेव के लिए भेज दिया जाता है। चलिए 260 शल्य चिकित्सा के लिए रोगी को तैयार करने, प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जरी में क्या शामिल है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा, शल्य चिकित्सा के लिए रोगी को तैयार करना, ओटी होने वाला है
तो उसको जो तैयार किया जाता है उसको प्री ऑप प्रिपरेशन बोलते हैं। प्री मतलब पहले, ऑप मतलब ऑपरेशन, तो प्री ऑप प्रिपरेशन बोलते हैं। तो प्री ऑप प्रिपरेशन में क्या क्या शामिल है? शारीरिक और मानसिक दोनों तैयारियां शामिल है। कोई मेडिसिन देना है, उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी है और बताना है उनको पहले से ही कि कल आपका ओटी होने वाला है, तो आपको क्या खाना है, कब तक खाना है या नहीं खाना, ये सारी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेशन के पूर्व किन दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो ऑपरेशन के पूर्व जीवाणु रहित लोशन का उपयोग बताया गया है। अच्छा, ऑपरेशन के पूर्व का मतलब ये हो गया कि लाइक ये क्वेश्चन वैसे क्लियर नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जब ओटी टेबल पे पेशेंट लेट जाता है तो जिस पोर्शन का उसको जो है ऑपरेट होना है, उस पोर्शन को जीवाणु रहित लोशन से सबसे पहले जो है क्या नाम है, विटाडिन से साफ़ किया जाता है अच्छे से, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा विटाडिन यूज़ कर करके क्लीन किया जाता है पूरे एरिया को आसपास के, फिर सेवलॉन से क्लीन किया जाता है। इस तरीके से जो उस पार्ट को जो जीवाणु रहित किया जाता है। चलिए, सल कक्ष ऑपरेशन में प्रवेश करने वाले लोगों को क्या पहनना चाहिए? तो क्या पहनना चाहिए? विशेष कपड़े। देखिए, विशेष कपड़े ही मैंने बताए थे, 2 क्वेश्चन ऊपर गलत उन्होंने बना रखे थे और उसी का आंसर इस क्वेश्चन में इन्होंने सही दिया है। चलिए, सल कक्ष ऑपरेशन थिएटर को संक्षिप्त रूप में क्या कहा जाता है? तो संक्षिप्त रूप में जो है ओटी कहा जाता है। ठीक है, माइनर ओटी, मेन ओटी मैं आपको बता चुका हूँ। सल कक्ष ऑपरेशन थिएटर में कितने प्रकार के दल होते हैं? 2 दल होते हैं, बता चुका हूँ, स्क्रबिंग दल, नॉन स्क्रबिंग दल। इसके बाद है, इसको मतलब नॉर्मल भाषा में स्क्रब, नॉन स्क्रब बोलते हैं। ठीक है, स्क्रबिंग स्टाइल टीम में कौन कौन शामिल है? तो शल्य चिकित्सक, सहायक शल्य चिकित्सक और उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसका बता चुका हूँ मैं कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नॉन स्क्रबिंग स्टाइल टीम में कौन शामिल है? तो नॉन स्ट्रगल स्टाइल टीम में जो है डी, उपरोक्त सभी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो है आ चुका है। ऑपरेशन के लिए निर्देश, डायरेक्शन फॉर ऑपरेशन टीम में क्या शामिल है? तो इसमें जो है ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। शल्य चिकित्सकों, चिकित्सा उपकरणों को कैसे जीवाणु रहित किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? उबाल करके। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवाणु रहित विक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीवाणु रहित उपकरणों को जीवाणु रहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कोई बड़ा ऐसे क्वेश्चन है। 270, शल्य चिकित्सा सर्जरी को एक दिन में पूर्व रोगी को क्या करना चाहिए? तो साबुन पानी लगाकर शरीर साफ करना चाहिए, नहाने के लिए तो हम बोलते हैं बेसिकली। ऑपरेशन के स्थान के बाल कब हटाने चाहिए? हाँ, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑपरेशन से पहले होता क्या है कि जब प्री ऑप वार्ड में पेशेंट जब एडमिट रहता है, प्री ऑप मतलब ऑपरेशन से पहले वाले में, तो वहाँ उसको कुछ इंडिकेशन दी जाती है कि बताया मैंने कि रात को क्या लेना है, खाना है नहीं खाना, कैसे करना है। उसमें सबसे बड़ा जो है कि जो पार्ट है, जिस पार्ट का ऑपरेशन होने वाला, उस पार्ट को प्रिपेयर करना, उस पार्ट को प्रिपेयर पार्ट, इसमें क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दिमाग में अभी अभी जस्ट आया है, सबको याद रखना है, पार्ट प्रिपरेशन। ठीक है, पार्ट प्रिपरेशन क्या होता है? बिल्कुल नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने एम्स में भी ये क्वेश्चन देखा है, ईएसआई में भी देखा है। तो ये क्वेश्चन है, पार्ट प्रिपरेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पार्ट प्रिपरेशन क्या होता है? उस पार्ट को प्रिपेयर करना जिस पार्ट का ऑपरेशन होने वाला है, और वो प्रिपेयरनेस क्या होता है? उस पार्ट को सेव करना। ठीक है, सेव मतलब कि उस पार्ट के जितने भी बाल हैं, ठीक है, उस बाल को प्रॉपरली क्लीन करना। अगर पेट पे भी ऑपरेट है तो उस पर भी कम से कम 2 बार 3 बार रेजर चला करके एक छोटे से बाल का कण भी वहाँ पे ना रह जाए, वो इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। अगर पार्ट प्रिपरेशन सही से नहीं हुआ है तो ओटी टेबल से भी सर्जन जो है वापस कर देते हैं पेशेंट को कि पार्ट प्रिपेयर अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया ऑपरेशन से पहले। तो ऑपरेशन के स्थान के बाल कब काटे जाते हैं? ऑपरेशन से जस्ट पहले काटे जस्ट पहले मतलब कि रात को जो है चेक कर करके सुलाया जाता है पेशेंट को कि हाँ पार्ट प्रिपेयर कर लिया आपने, ठीक है दिखाइए, तो वो होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आगे चलते हैं। 71, 72, शल्य चिकित्सा सर्जरी के लिए तैयार रोगी को क्या दिया जाता है? तो क्या दिया जाता है? उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है। ऑपरेशन से पहले रोगी को किस प्रकार साफ किया जाता है? एंटीसेप्टिक लोशन से, बता चुका। ऑपरेशन के लिए विसंक्रमित स्टरलाइज कपड़े कहाँ रखे जाते हैं? स्टरलाइज कपड़े तो फर्श पर, टेबल पर, रोगी के पास, ऑपरेशन के स्थान पर, ये आंसर होगा इसका। इसके बाद है, ऑपरेशन के दौरान शरीर के कौन से भाग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो ऑपरेशन के बाद जो ऑपरेशन वाली जगह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि ब्लड का रिसाव तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। इसके बाद है 276, शल्य कार्य में रोगी के प्रति सुरक्षा एवं कर्तव्य, ड्यूटीज़ एंड सेफ्टी टुवर्ड पेशेंट इन ऑपरेशन में क्या शामिल है? तो बेहोश करने से पूर्व बातचीत द्वारा प्रसारित ऑपरेशन के विषय में ज्ञान देना, बहुत ज़्यादा ज्ञान देना नहीं, लेकिन हाँ पेशेंट को नॉर्मलाइज करना, कंफर्ट करना जो है ये कार्य होता है। चलिए, इसके बाद है 277, ऑपरेशन के दौरान अंग विच्छेदन, एम्पुटेशन का क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले एम्पुटेशन वर्ड आपको पता होना चाहिए ओटी से रिलेटेड अगर आप पढ़ रहे हैं तो। एम्पुटेशन मतलब कि उस भाग को अलग करना। ठीक है, अगर ये हाथ है, फिंगर है, तो फिंगर को काट के अलग करना
एम्पुटेशन बोलते हैं। जैसे ओटी में कोई केस आता था, ऑर्थो का केस आया तो सर क्या केस है, तो एम्पुटेशन है, तो एम्पुटेशन का हमें मतलब समझ आ जाता था कि उस पार्ट को काटना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अंग को बाहर निकालना, ऑपरेशन के दौरान अंग विच्छेदन, एम्पुटेशन का क्या करना है, अंग को बाहर निकालना, इसको बोलते हैं अंग विच्छेदन। इंग्लिश आपको याद रखनी है एम्पुटेशन, मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया। जब हम ओटी के बाहर बैठे होते थे तो ऑर्थोपेडिक्स आया, जैसे क्या नाम है, केस है, मैंने कहा सर क्या केस है, तो फिंगर एम्पुटेशन है, तो हाँ फिंगर जो है काटना है, उसका हटाना है। ठीक है, चलिए ऑपरेशन के दौरान रोगी को क्या दिया जाता है, तो ऑपरेशन के दौरान रोगी को इन्फॉर्म कंसेंट, ऑपरेशन के दौरान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन फिर गलत है। कंसेंट जो है प्री ऑप में ही जो है साइन करवा लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शल्य कक्ष में चूसक मशीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सक्शन मशीन। ठीक है, चूसक मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो चूसक मशीन का उपयोग तरल पदार्थ निकालने के लिए किया जाता है। होता क्या है, जब ऑपरेशन चल रहा होता है या कोई मान के चलो किसी का पेट ओपन है, तो जब ओपन होता है तो इसमें ब्लड भी रहते हैं, ब्लड और तरल पदार्थ बहुत सारे रहते हैं। तो एक इस टाइप की मशीन होती है। ठीक है, इस मशीन के ऊपर एक शीशे का जो है जार सा बना होता है, इससे पाइप जाता है और पाइप निकल करके जो है यहाँ पे एक स्टैंड सा होता है और हाथ से पकड़ करके जो है एक आदमी सक्शन कर रहा होता है और सारे ब्लड जो है वो इसमें स्टोर होते चले जाते हैं। इसको सक्शन मशीन बोलते हैं। सकिंग पावर होती है, तो सारे ब्लड जो है उसमें सक होकर के इसके अंदर स्टोर होता है। इससे होता क्या है कि जिस पार्ट का ऑपरेशन हो रहा है उस पार्ट में जो है थोड़ा सा क्या नाम है, मतलब विजिबल रहती है सारी चीज़। अगर ब्लड और लिक्विड आ जाएगा तो कुछ भी विजिबल नहीं होगा, तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो सक्शन जो है हर टाइम चल रहा होता है और ओटी का प्रोसीजर भी साथ के साथ चल रहा होता है, तो ब्लड नहीं होता, तो इजीली सारी चीज़ें विजिबल होती है। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर रहा हूँ, सक्शन मशीन क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। शल्य कक्ष ऑपरेशन थिएटर में संज्ञाहरण मशीन, एनेस्थेटिक मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए बेहोश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 186। शल्य कक्ष ऑपरेशन थिएटर में कार्डियक मॉनिटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो उपरोक्त सभी के लिए, हृदय गति को मापने के लिए, रक्तचाप मापने के लिए और श्वसन दर मापने के लिए किया जाता है। 287 आगे देखते हैं। शल्य कक्ष में डिफिब्रिलेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो वो हृदय की गति देने के लिए किया जाता है। क्या, डिफिब्रिलेटर। तो एक और वर्ड जैसे सक्शन मशीन वैसे ही ये डिफिब्रिलेटर जो होता है, डिफिब्रिलेटर आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, जो लास्ट में शॉक जो देते हैं वो डिफिब्रिलेटर से दिया जाता है। वो हर ओटी सेक्शन में होता है, ओटी में, आईसीयू में भी होता है। तो उसमें दो इस तरीके के बने होते हैं, जो देखा होगा आपने मूवीज़ वगैरह में। तो डॉक्टर इन दोनों को दोनों हाथ से पकड़ करके जो चेस्ट पे प्रेस करते हैं, तो उससे जो है एक विद्युत का जो है झटका जाता है उसमें। तो उससे क्या होता है, अगर किसी की धड़कन रुक गई है तो वो दोबारा लाने में मदद करता है। तो डिफिब्रिलेटर का क्या कार्य होता है, हृदय को दोबारा गति लाने में। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। डिफिब्रिलेटर का उपयोग हृदय गति को देने के लिए किया जाता है। ये उपकरण विद्युत झटके देकर हृदय की असामान्य गति को सामान्य करने में मदद करता है। इसका उपयोग वेंट्रिकुलेटर टेकाकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के इलाज में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शल्य कक्ष ऑपरेशन थिएटर का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए, 400 वर्ग फीट बताया गया है होना चाहिए। शल्य कक्ष ऑपरेशन थिएटर में बड़े उपकरणों को लाने के लिए आकार कितना होना चाहिए, तो 25 बाय 25 फीट होना चाहिए। 290। शल्य कक्षों ऑपरेशन रूम्स के दरवाजे की स्वीकृति चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। शल्य कक्ष ऑपरेशन रूम की दीवारों की विशेषता क्या होनी चाहिए, तो चिकनी और संधि रहित, जलरोधी और आसानी से साफ करने योग्य, तनाव रहित और आग प्रतिरोधी, ये सारी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि इजीली चिकनी होगी तो इजीली कोई भी चीज़ उससे साफ़ की जा सकती है। 292। ऑपरेशन रूम का तापमान नहीं होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, 15 से 16। तो शल्य कक्ष का तापमान 15 से 16 डिग्री तक नहीं होना चाहिए। NABH निर्देशों के अनुसार ऑपरेटिंग रूम के अंदर तापमान 21 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखा जाना चाहिए। चलिए, शल्य कक्ष ऑपरेशन रूम में फर्नीचर किससे बना होना चाहिए, तो किससे बना होना चाहिए, जंगरोधी इस्पात से बना होना चाहिए। क्या, जो भी फर्नीचर अंदर है लकड़ी के नहीं होते वहाँ पे। ठीक है, तो इस्पात के बने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड और आया है NABH। तो NABH का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में सब लोग जो है, जिनको पता है वो भी, जिनको नहीं पता वो गूगल कर करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे NABH का फुल फॉर्म क्या था। अच्छा, NABH होता क्या है मैं बता देता हूँ। NABH एक तरीके से अस्पताल को जो पैमाना देता है कि इस तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए, इस तरीके से ये चीज़ें होनी, जो पैमाना बनाने का जो संस्था है उसको NABH बोलते हैं। बाकी NABH का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। शल्य कक्ष ऑपरेटिंग रूम में क्या आवश्यक है, तो शल्य कक्ष में भुजा पट्टियाँ, मायो स्टैंड, यंत्र ठेला और उपरोक्त सभी जो है जरूरी है, आवश्यक है। चलिए 294 295 देखते हैं।
100 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। इसके बाद जो है इस वीडियो को आपका जितना प्यार मिलेगा उसी हिसाब से जो है डिसाइड होगा कि नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होता है। अगर आप इसको अच्छे से शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट करने से क्या होता है, वीडियो जो है थोड़ा-सा बूस्ट होता है। तो आपके कमेंट से अगर वीडियो बूस्ट होता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं तुरंत ही कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बड़े अस्पतालों में प्रतिदिन एक शल्य कक्ष में लगभग कितने ऑपरेशन होते हैं? तो बेसिकली जो है ना एक इसमें क्या नाम है, ऑपरेशन थिएटर में जो है 4 से 5 केसेस जो है लग जाते हैं। वैसे डिपेंड करता है, जैसे 4 से 5 मेजर केसेस हो गए। माइनर केसेस जो है जैसे गायनी का दिन होता था तो 8-8 10-10 जो है केसेस भी निकल जाते थे, सफाई वगैरह के जो केसेस होते हैं। इसके बाद जो चलते हैं 296, एक दिन में 20 ऑपरेशन के लिए कम से कम कितने शल्य कक्षों की आवश्यकता है? तो इससे आप हमेशा अंदाज़ा लगा सकते हैं 4। ठीक है। जीवाणु रहित का उत्तरदायित्व किस पर होता है? जीवाणुहीनता का, एस्पेसिस का। तो ये जो है किसका होता है? निर्वजीकरण कार्यों को संपादित करने वालों पर जो है, जो साफ सफाई की व्यवस्था देखते हैं उनका जो कार्य ये होता है। ठीक है। चलिए 297 क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद चलते हैं जीवाणु रहित स्पेसिस में क्या शामिल है। तो वस्तुओं और उपकरणों को जीवाणु रहित करना, शल्य कक्ष को जीवाणु विहीन करना, कपड़े, पट्टी, रुई, गाउन आदि को जीवाणुहीन करना, उपरोक्त सभी। ठीक है। आगे चलते हैं। शल्य कक्षों के दरवाज़ों की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो पृथ्वी की सतह पर खिसकने वाले दरवाजे। ठीक है। शल्य कक्षों पर पृथ्वी की सतह पर खिसकने वाले दरवाज़ों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शल्य कक्षों के दरवाज़ों को क्यों बंद रखना चाहिए? तो किस लिए बंद कर रखना चाहिए? रोशनी की कम करने के लिए नहीं, शोर कम करने के लिए नहीं, हवाओं को परस्पर मिश्रण से बचने के लिए और तापमान नियंत्रित करने के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से चारों ही आंसर आने चाहिए। रोशनी कम करने के लिए ये आंसर गलत है, शोर कम करने के लिए ये सही है, हवाओं को परस्पर मिश्रण के लिए ये जो है ये भी सही है, और क्यों बंद रखना चाहिए, और तापमान नियंत्रण करने के लिए ये भी सही है। इसमें 3 आंसर सही है, एक आंसर गलत है। इसका आंसर देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया है। तो इन्होंने दिया है शल्य कक्षों के दरवाज़ों को हवाओं के परस्पर मिश्रण से बचने के लिए बंद रखना चाहिए। सही है, पहला मैंने बता दिया। दरवाज़ों को खोलने से दबाव तेज़ी से गायब हो सकता है और दूषित पदार्थ आसानी से सर्जिकल क्षेत्र में पहुंच सकता है। सही है। इसके बाद सर्जिकल का वातावरण को अनुकूलित करने के लिए, वो भी ठीक है, मैंने बताया था कि वातावरण को मेंटेन करने के लिए। चलिए मेरे इसमें तीनों ही आंसर आ गए और मैंने भी आपको तीनों ही बताए थे। इस तरीके से जो है अपना 300 क्वेश्चन जो है पूरा हो गया। अब इसमें जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं लगभग 450-500 क्वेश्चंस के आसपास हैं इसमें, और मैं 100 क्वेश्चंस कर करके जो है इसको पूरा कंप्लीट करवाऊँगा। और इस टॉपिक को जो भी ड्रेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ये टॉपिक उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।